So, welcome guys, welcome to Viksit Udan. Guys, today's video is very special, very important क्योंकि आज हमारे पास एक एक्सपर्ट आए हुए हैं जो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी देंगे, कुछ सजेशंस देंगे और आपकी जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं जनरली सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में वो क्लियर करेंगे। आज तक आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते रहे कि केएएस या यूपीएससी के रिलेटेड कुछ शुरू करो, बट ऑब्वियसली जेकेएसएसबी के एग्जाम भी चल रहे थे, केएएस की नोटिफिकेशन भी नहीं आई हुई थी, तो हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे। पर अभी भी यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2019 के रिजल्ट्स को आउट किया है। हमारे यहाँ से भी 10 to 15 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है और उन्हीं में से हमने आज रिक्वेस्ट की डॉक्टर असरार अहमद किशलू को हमारे पास आने की, जिनका हु हैज स्कोर्ड रैंक ऑफ 248 in this year's civil service exam. Welcome Asrar, thank you so much for coming. Thank you so much sir. I know कि आप डॉक्टर भी हैं तो you are extra careful about all these things. Plus COVID का प्रॉब्लम भी चल रहा था and I know it's you are already busy. A lot of people are coming to your home for your interview and ये सब चीज़ों के बावजूद भी अपना टाइम दिया, we are very thankful to you. Thank you so much. So Asrar, as far as I know, being aspirant myself and for those who are watching this video, जो लोग prepare भी कर रहे हैं, कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो आज हम एड्रेस करना चाहेंगे आपसे, जो आपसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आफ्टर योर सिलेक्शन कैसा फील हो रहा है? सर फील अच्छा हो रहा है, अब जाके थोड़ा सिंक इन होना स्टार्ट हो गया है, तो इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। काफ़ी टाइम से एफर्ट लगा रहे थे तो रिजल्ट अभी तक आ नहीं रहा था, पिछले 2 अटेम्प्ट में आया नहीं था। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली आई हैव बीन एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। Congratulations from the whole team and all those who are watching. I'm sure they are also congratulating you. Thank you sir. असर, सबसे पहली बात कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, आप डॉक्टर हैं पेशे से और जनरली डॉक्टर्स जो है ऑब्वियसली बहुत सारे डॉक्टर्स के एग्जांपल है जो सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर वेरी फ्यू हु कम टू दिस फील्ड फ्रॉम देयर प्रोफेशनल फील्ड। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो मास्टर्स करें, एमडी स्पेशलाइजेशन करें और उसी फील्ड में रहते हैं। सो व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर यू? व्हाई डिड यू चूज सिविल सर्विसेज इंस्टेड ऑफ योर ओन फील्ड? सर मेडिकल प्रोफेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंथुसियास्टिक अबाउट इट एंड इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। मेरे साथ भी ऐसा था कि पूरे कॉलेज टाइम में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड अपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देयर वर मेनी रीजंस। एक तो लगता था कि आईएएस एग्ज़ाम भी इट इज़ समथिंग विच इज़ अनअचीवेबल फॉर पीपल लाइक मी, और दूसरा ये था कि आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई प्रोफेशन। बट इंटर्नशिप जब मैंने कर रहा था, इनफैक्ट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जब बिल्कुल पास पहुँचे हुए थे, काफ़ी अपने आसपास मेरे कज़न्स हैं, मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड हैं, उन सब ने मुझे बोला कि इतना डॉक्टर्स जितना पढ़ लेते हैं, दे ट्राई दे कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट टाइम फील हुआ दिस इज़ पॉसिबल। वन ऑफ माई कज़न्स ही सेंड मी अ वीडियो ऑफ डॉक्टर रोमन सैनी, टेड टॉक थी उनकी टेडएक्स में, तो उस टाइम मुझे लगा कि इट इज़ अचीवेबल। देन माय ब्रदर इन लॉ, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया इसमें। ही इज़ ऑलरेडी इनटू केएस सर्विसेज, तो वहाँ से फिर लगा कि कर सकते हैं। और बहुत सारे बाकी रीजंस थे। एक ये था कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस टाइम पे काफ़ी लोग आते थे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते थे, तो इतनी सारे डॉक्टर्स की काम के बाद भी दे वर्क फॉर मोर देन 24 आवर्स, मोर देन 36 आवर्स ड्यूटीज आर देयर, स्टिल पेशेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड, मेनी ऑफ द पेशेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड। तो वो फील होता था कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। तब फील हुआ बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को बहुत दूर से आना पड़ता है, टेक्स देम मोर देन 24 आवर्स टू जस्ट रीच द मेडिकल कॉलेज। अवेयरनेस नहीं है, बेसिक रोडवेज नहीं है उनकी जहाँ पे रहते हैं, पावर फैसिलिटी नहीं है। तो तब मुझे लगा कि सिविल सर्विस इज समथिंग विच कैन प्रोवाइड मी अ वेरी ब्रॉड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन वर्क बियॉन्ड मेडिकल फील्ड एज वेल। और दूसरा ये फैक्टर था कि आई वांटेड टू लर्न मेनी मोर थिंग्स। मेडिकल फील्ड से आउटसाइड भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो एक क्यूरोसिटी थी कि बाकी चीज़ें करनी है। सो दीज आर द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर मी। ग्रेट। अच्छा असरार, एज फार एज आई नो यू आर बेसिकली फ्रॉम भद्रवाह। यस। एंड ये मुझे लगता है कि जो जब से कोचिंग इंडस्ट्री बिकेम ऑल कमर्शलाइज्ड और सब कुछ हुआ, तब से एक ये बन चुका है कि जो कोचिंग के बगैर कई लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि शायद कोचिंग के बगैर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर जो कोचिंग कर रहे हैं सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाएंगे, उनके पास एक एज है। और साथ ही साथ जो लोग फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है या फिर दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये आपकी कोचिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दिल्ली जाकर या फिर किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में पढ़कर, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या कोचिंग के बगैर भी ये पॉसिबल है
क्या उनको ज़रूरी है कि वो दिल्ली जाकर प्रिपेयर करें या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ें? क्या उसके बगैर भी वो अपने घरों में रहकर प्रिपेयर कर सकते हैं? सर अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो द पीपल हु यूज्ड टू गो टू दिल्ली और मेजर सिटीज दे हैड एन एज, बट अभी ऐसा हो गया है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इज देयर थ्रू आउट द कंट्री, इवन इन द रिमोट एरियाज, और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं दैट, जैसे आपका इनिशिएटिव है जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब में जिनको मैंने पर्सनली अवेल किया हुआ है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो आई हैव टेकन कोचिंग इनिशियली, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट वेरी एसेंशियल। अगर आप वही टाइम खुद अपनी स्टडीज़ में डिवोट करेंगे, बट यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, कोई भी आपके मेंटर हो जो आपको हेल्प करे। अगर वो है आपके पास और आपके पास बेसिक ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इट इज़ नॉट अ वेरी एसेंशियल फैक्टर नाउ। So is it right to say that mentorship is more important than coaching? Yes, I would say that for sure. So guys, note this point, very important point, कि mentorship important है, guidance important है। हाँ, अगर आप लोग एफर्ट, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एफर्ट कर सकते हैं और जाना चाहते हैं, तो ठीक है, आपकी अपना पैसा है, आपकी अपनी मर्जी है। बट एट द सेम टाइम आई वुड वांट टू एड्रेस दोज पीपल जो लोग अपने घरों को छोड़ के नहीं जा सकते, जॉब्स में बिजी हैं या फिर एफर्ट नहीं कर सकते। सो इट्स क्लियर फ्रॉम डॉक्टर असरार's सजेशन दैट मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है। आपको किसी की मेंटरशिप होना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और ऑनलाइन जो आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन आपके हाथ में, इसका बड़ा इस्तेमाल करें। बहुत सारा मैटर अवेलेबल है ऑनलाइन, बड़े सारे चैनल्स हैं ऑनलाइन जिसमें आपको ऑलमोस्ट जो सिलेबस का हर पॉइंट, हर टॉपिक मिल जाएगा। और बुक लिस्ट क्या है वगैरह, वो भी आपको काफ़ी सारे टॉपर्स बता देते हैं ऑनलाइन सब कुछ पढ़ने के लिए। So I would like to add one more. Sure, please, why not? काफ़ी लोग हैं जिनको अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। इनफैक्ट whoever goes to Delhi पता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है वहाँ पे रहना। There are many other institutes available in Delhi, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, उनका रेजिडेंशियल अकेडमी है, और फिर हमदर्द स्टडी सर्कल है, जामिया हमदर्द है, और बाकी बहुत सारी सिटीज़ में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सब्सिडाइज्ड कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। कोचिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट दे प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ होते हैं, यू गेट द ग्रुप्स जहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। आई पर्सनली वाज स्टेइंग इन हमदर्द स्टडी सर्कल फॉर पास्ट 2 years. इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। तो अगर कोई बाहर जाना चाहते हैं तो एग्जाम क्लियर करके दे कैन गो इनटू सच इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर वेरी अफोर्डेबल फॉर वेरी राइटली पुट। सो एज फार एज जैसे कि अपने डॉक्टर असरार ने बताया था कि जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहाँ पर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी नाम से जो है हर साल वो लोग एग्जाम लेते हैं। आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको रहने, खाने पीने की, लाइब्रेरी की एक्सेस मिल जाती है बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे। फिर हमदर्द स्टडी सर्कल है और जामिया हमदर्द में भी एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है। इन सभी के लिंक्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। कुछ फॉर्म्स भी निकल आए हैं, शायद हमदर्द स्टडी सर्कल का फॉर्म भी निकल गया है, तो वो उसके लिंक्स डाल देंगे। अगर आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। वी बोथ हैड द प्लेजर ऑफ बीइंग इन हमदर्द, so we coming from both of us we can say very with absolute surety कि इन जगहों पर आपकी कोचिंग बहुत अच्छे से हो पाती है, क्योंकि मेंटरशिप अच्छे से हो पाती है, लोग ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट वहाँ हुए होते हैं। So all these things, I guess we both recommend going to those places. Sure. In fact, if we talk about the selection this year, more than 20 people have been selected from Jamia Millia and more than 12 people from Hamza Study Circle. So the number is very good. Very good. In fact, एक बड़े कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी अगर हम सिलेक्शन रेट देखें, वो 5000 बच्चों को पढ़ाते हैं, 10-15 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर तो 100-150 बच्चे होते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है उस कंपैरिजन में। सो गाइस, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा आपको, जहाँ पे फ्री कोचिंग अवेलेबल है दिल्ली में, वो सारा का सारा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। I guess Yashodhara had some questions to ask to you. First of all, welcome sir, and congratulations for this. And sir, जैसे obviously आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, वो तो आपने बता दिया कि आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं और आप कितनी देर से अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, and your hard work is finally paid off. Sir, हार्ड वर्क है, but sir सबसे ऊपर which I feel is patience. क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, कोई एक दिन में यू डोंट क्रैक इट, या एक महीने पढ़ के यू डोंट क्रैक इट, यू नीड अ बेस, और उस बेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इमारत खड़ी करनी पड़ती है। तो सर, ऑल आई वांट टू आस्क इज दैट व्हेन यू फील लेट डाउन, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ या सेकंड टाइम ना हो, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, एंड वो जो पेशेंस लेवल है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है? Ma'am, it is a fact that this is a very long journey for most of the people. Some of the people they crack this examination in the first attempt, but most of the people they take 2 or 3, in fact even more than 3 attempts to clear this examination. In fact, this was my 3rd attempt and I could not even clear the preliminary examination in the past 2 attempts. Yes.
So it takes a lot of time. It needs a lot of self motivation, patience, etc. There are many things which have personally helped me. One was to have a purpose in life. जो basic reason था जिस वजह से I wanted to enter into civil services, that was public service and many other personal factors were there. वो आपको खुद को रिमाइंड करते रहना है कि क्यों आप बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट. वो चीज़ आपको पूरे जर्नी में हेल्प करती रहेगी. द अदर थिंग इज जो बाकी आप बहुत सारे आप जो टॉपर्स हैं उनके आप वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. आप वो देख सकते हैं ऑनलाइन और आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स उनको बहुत सारा टाइम लगा है. हमेशा वो मैक्सिमम टॉपर्स दे हैव फेल्ड इन देयर प्रीवियस अटेम्प्ट्स और इट टेक्स सम टाइम टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. प्लस जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं. आई रिमेंबर आई हैड रिस्ट्रिक्टेड टॉकिंग टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विच आई वुडंट रिकमेंड टू मेनी पीपल. लेकिन ऐसा था कि जो लोग मुझे लगा कि सच में चाहते थे कि आई शुड क्लियर दिस एग्जामिनेशन, उनसे बात होती थी और वो हमेशा बोलते थे कि भाई तू क्लियर कर लेगा. काफ़ी बार फील होता था कि मैं क्लियर शायद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो इंस्पायर करते रहते थे. तो ये सब छोटी छोटी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं. दे हेल्प यू इन सस्टेनिंग थ्रू आउट योर जर्नी. So my second question is that how you cope up with distractions. Like you said that you should restrict yourself, but sir कभी हो नहीं पाता because घर पे कभी गेस्ट आ रहे हैं या कुछ हो रहा है. So how do you cope up with distractions? मेरे लिए कुछ चीज़ें थी which I had these steps that I had taken. एक तो ये था कि I went to हमदर्द स्टडी सर्कल. तो जब भी मुझे लगता था मैं घर में यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, I used to go back to हमदर्द स्टडी सर्कल. वहाँ पे बस आपके फ्रेंड्स होंगे एंड ऑल ऑफ दोज पीपल वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. वो हेल्प करता है. दूसरा ये कि आई हैड डिलीटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई सोशल मीडिया अकाउंट्स. तो व्हाट्सएप भी इनफैक्ट मैंने अनइंस्टॉल किया हुआ था फॉर मोर देन 2-3 ईयर्स. तो वो चीज़ ने मुझे थोड़ा हेल्प किया करने में. लेकिन जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ यू नीड टू टॉक टू देम वेरी ऑफन. तो डिस्ट्रैक्शंस तो रहेंगी, थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आपको. लेकिन उसका मतलब नहीं है बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट आपको करना पड़ेगा. Okay. So one more important thing, सर, अभी पिछले कुछ 2-3 साल में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को तो पता ही है, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं. एक तो GS का पेपर 100 मार्क्स का और CSET का पेपर होता है, दैट इज ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स. लेकिन उसको क्वालिफाइंग होता है एंड आउट ऑफ वो आपको 33% जो आपको क्वालिफाई करना होता है उसमें. सो पिछले 2-3 साल से ऐसा ट्रेंड हो रहा है कि थोड़ा जो आपका प्रीलिम्स है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है. मतलब जहाँ से आपका जो सोर्सेज रेगुलर हुआ करते थे, जहाँ से क्वेश्चंस इंसान एक्सपेक्ट करता था कि अगर मैं ये बुक पढ़ लूँगा तो हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए आपकी बिपिन चंद्र NCERT और स्पेक्ट्रम हुआ करता था. लक्ष्मीकांत तो खैर स्टार्ट बहुत पहले से है. उसके बाद शंकर IAS ये एनवायरनमेंट के लिए हुआ करता था. तो पिछले 2 प्रीलिम्स ऐसे गए हैं कि थोड़ा मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गया बड़ा पैटर्न. अब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग अभी अपीयर होंगे, 4 अक्टूबर को डेट है इस बार की प्रीलिम्स की, उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि इस 2 महीने को कैसे यूटिलाइज किया जाए और उस एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कैसे एड्रेस किया जाए? सर जो बेसिक आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, आई डोंट थिंक कि उनको चेंज करने की ज़रूरत है. ऑल्दो अगर आप कट ऑफ देखें पिछले 2 साल का, इट हैज़ गॉन बिलो 100. तो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है एग्ज़ाम, क्लियरली पता चल रहा है कट ऑफ से. बट कुछ चीज़ें जिसमें आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं थोड़े से डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे. हिस्ट्री के लिए आई वुड से स्टिल बिपिन चंद्रा की NCERT एंड स्पेक्ट्रम, दीज आर मोर देन सफिशिएंट. आपका कवर हो जाता है. देयर आर 2 सेट्स ऑफ NCERTs, वन इज द ओल्ड NCERTs एंड न्यू. स्टिक टू वन ईदर ऑफ द 2 ग्रुप्स और उसको कंप्लीट कीजिए. दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है आपको. पॉलिटी में स्टिल लक्ष्मीकांत इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, प्लस जो आपकी NCERTs है 11th एंड 12th की जो NCERTs हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली जैसे बाकी आप देखें इन्वायरमेंट का एक चीज़ जो ज़्यादा फोकस में है, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी. जो स्टार्टिंग पोर्शन है आपको क्लैरिटी के लिए शुड बी क्लियर, बट करंट अफेयर पे सब ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो आपको थोड़ा करंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा. प्लस आप सोली अब डिपेंड नहीं कर सकते. जो मंथली आपकी बुकलेट्स आती हैं, अब करंट अफेयर उससे बाहर से भी आ रहे हैं. तो यू विल हैव टू रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर थ्रू आउट योर जर्नी. और दूसरा ये होगा कि आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज थोड़े देखने पड़ेंगे. फॉर इंस्टेंस आप लास्ट टाइम देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें एक्ट्स के बारे में पूछा गया था. उन एक्ट्स के लिए यू नीड टू गो टू ऑनलाइन वेबसाइट्स. PRS की वेबसाइट है जिसमें PDF होता है, 2-3 पेज में उन्होंने समराइज किया होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. वो आपको देखना चाहिए. जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फ्रीक्वेंटली आप पूछते हैं, उसके लिए ऑफिशियल उनकी वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके अबाउट
जो सेक्शन है उसमें बहुत सारी डिटेल्स उनकी दी होती हैं। PIB पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो थोड़ा आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा इसके लिए। बट स्टार्टिंग पोर्शन के लिए आई वुड से मोर और लेस अभी भी सेम रहेगा। कुछ चीज़ें जो थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे इस जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा उसमें मिडिवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए स्टिल, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है दैट इज़ वेरी लो कमिंग टू तो उस चीज़ को माइंड में रखिए। ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फोकस, लेकिन आपको थोड़ा सा करंट अफेयर के लिए स्पेशली प्लस इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट के लिए आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। गाइस जो भी बुक लिस्ट है और जो भी डॉक्टर असरार ने जो रिकमेंड किए हैं वेबसाइट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी पेस्ट करके देख लीजिएगा। और जो इनिशियल रीडिंग भी विल डिस्कस विद डॉक्टर असरार कि कौन कौन सी इनिशियल फेज 1 में रीडिंग होनी चाहिए बुक लिस्ट की, वो हम उसमें डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट असरार, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। इफ यू लुक बैक, आपका थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली सिलेक्शन हुआ, अगर आप इफ यू कुड टॉक टू योर फॉर्मर सेल्फ जिसने प्रिपरेशन करना शुरू किया था बस फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में, तो क्या एडवाइस दोगे अपने आप को कि जिससे आपका सिलेक्शन शायद जल्दी हो जाता? या मेरा कहने का मतलब ये कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स रही कुछ अटेम्प्ट्स में जो आपने जिस पे वर्क किया और फाइनली आपकी सिलेक्शन हो गई इस साल? Sir, most important thing would be having confidence in yourself. I remember 1 month before giving my first preliminary examination, I had sort of given up. मैं पढ़ रहा था, लास्ट तक मैंने पढ़ा था, काफ़ी टाइम दिया था, बट वो फील नहीं आ रहा था कि आई वुड बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सिमिलरली सेकेंड अटेम्प्ट में आई हैड प्रिपेयर्ड थॉरली। ऐसा नहीं कि थर्ड और सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बट वंस आई एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल फिर से वो फेयर आ गया था कि क्लियर नहीं हो पाएगा शायद, उसकी वजह से आई कुड नॉट मैनेज द टाइम। वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने रिव्यू पे रखे थे आई कुड नॉट अटेम्प्ट टुवर्ड्स द एंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कोई भी क्लियर कर सकता है इसको, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एकेडमिक बैकग्राउंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ही वाज एज अ स्टूडेंट। तो वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट भी क्लियरली इसको कर सकता है क्लियर। दूसरा ये होगा कि रिसोर्सेज को थोड़ा लिमिट करना। शुरू में मैं मार्केट जाता था तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे, जैसे PIB का मंथली जो कंपाइलेशन है वो उठा लिया, 2-3 करंट अफेयर की मैगजीन्स उठा ली, योजना, कुरुक्षेत्र, सब कुछ ले आता था। उसमें से हाफ भी पढ़ता नहीं था और जो पढ़ लेता था वो रिवीजन नहीं हो पाता था। थर्ड थिंग वुड बी लेस फोकस ऑन करंट अफेयर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है अब आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स आपके इंटरव्यू के लिए भी। प्लस जो आपकी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। ड्यूरिंग माई सेकेंड अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड बोथ टेस्ट सीरीज, इनसाइट्स की भी, विजन की भी, जो प्री की टेस्ट सीरीज थी। लास्ट में मैं रिवाइज नहीं कर पाया दोनों में से कोई भी अच्छी तरह। दिस टाइम आई हैड जस्ट वन टेस्ट सीरीज विजन की जो मैंने थ्रू आउट की थी फर्स्ट से लास्ट टेस्ट तक, एंड आई वॉज एबल टू, सारे तो नहीं कर पाया था बट बहुत कोशिश की कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज हो पाएँ। तो limiting your resources and being confident, that would be something that I would advise to myself, younger self. Okay, so keep your resources limited. एक बुक को 100 बार रिवाइज करिए, सब बुक को एक बार रिवाइज मत करिए। I guess that is what you're trying to say. Number second, confidence is the key. अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेस में नहीं हो पाएगा। You have to believe in yourself. You know, if you think you can, you will definitely achieve it. और as you said कि कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। इससे मुझे एक फ्रेज याद आ रहा है कि इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क बीट्स इंटेलिजेंस इफ इंटेलिजेंस डजंट वर्क हार्ड। सो आई गेस दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू। Yashudha, is there anything you would like to ask? Yes sir, like you said that you need to put lot of focus on your current affairs. अब जैसे अक्टूबर में एग्जाम है एंड 4th अक्टूबर को डेट आया है, तो सर कितनी मंथ्स का आपको करंट अफेयर उसमें कवर करना पड़ेगा? एटलीस्ट 1 ईयर का तो चाहिए होता है आपको। इस टाइम पे पोस्टपोन हो चुका है, तो आई गेस मई ऑनवर्ड्स आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे इस बार अगर अक्टूबर में है तो मई 2019 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट कवर्ड होना चाहिए। जब पिछला प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद से जितना भी करंट अफेयर्स हुआ है, तो PD 365 अवेलेबल होता है। जिन्होंने नहीं कवर किया उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। पर्सनली मैं जो मंथली कंपाइलेशन आता था, सबसे पहले आई यूज टू फोकस ऑन द न्यूज़पेपर्स। द हिंदू में पूरा पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल पेजेस एंड एक्सप्लेन पेजेस होते हैं उनके मैं नोट्स बना लेता था। जो मेरे मंथली करंट अफेयर बुकलेट्स थी उसमें से आई यूज टू सेग्रीगेट द डेटा। प्रीलिम्स का अलग कर दिया, मेंस का कंपाइलेशन अपने जो मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स और जो भी मेरे ऑनलाइन रिसोर्सेज से नोट्स बनाए उन्हीं में ऐड कर दिया, ताकि कोई भी एक टॉपिक है उसके जितने भी करंट अफेयर के नोट्स हैं मेरे एक ही जगह पे होते थे।
तो एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स और हैविंग द करंट अफेयर्स एट वन प्लेस ओनली। सेग्रीगेटेड होगा तो सेग्रीगेटेड एज इन एक ही, जैसे आपका अर्बन गवर्नेंस पे है, आपने अगर न्यूज़पेपर के अलग नोट्स बनाए हैं, स्टैटिक पोर्शन के अलग बनाए हैं और मंथली करंट अफेयर के अलग बनाए हैं, तो आपको वो हेल्प नहीं करेगा, लास्ट में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप एक साथ में लिखिए और मेंस का कंटेंट आप सेग्रीगेट कर लीजिए उसे। सर अब जैसे आप रिवीजन का कह रहे हैं, ये आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है और मेरा भी एज अ स्टूडेंट कि सर रिवीजन अब जैसे अक्टूबर में एग्जाम है, तो व्हेन वी नीड टू स्टॉप रीडिंग मोर और लर्निंग मोर एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन रिवीजन, तो वो कितना टाइम पीरियड वी नीड टू कम्प्लीटली गिव फॉर रिवीजन? मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नई चीज़ों के लिए टाइम डिफरेंट रखिए और रिवीजन के लिए। मैं पर्सनली क्या करता था, जैसे अगर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो आई यूज़ टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, उसके बाद फिर से उसको रिवाइज कर लिया, या फिर जो एक सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ भी आप नया पढ़ रहे हैं उसके बाद गो बैक टू द रिवीजन। तो ऐसा नहीं कि लास्ट में आपको सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको टाइम एंड अगेन आपको रिवाइज करता रहना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे आप प्रीलिम्स आ रहा है तो आई गेस लास्ट का 1 मंथ और एटलीस्ट 20 डेज शुड बी गिवन टू रिवीजन। आप नया करना शुरू करेंगे तो पिछला भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे और अगले में भी वो उतना ज़्यादा आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट का अब तो बहुत कम टाइम में आइडियली आई गेस एटलीस्ट 1.5 मंथ शुड बी गिवन फॉर रिवीजन। एंड सर और टेस्ट के ऊपर कितना फोकस करें? जैसे आपने टेस्ट सीरीज पे बोला कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है और आप भी उन पे फोकस करते थे, तो टेस्ट कितने देर बाद देते रहना चाहिए, या एंड में जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद टेस्ट दें, या सब्जेक्ट के बेसिस पे टेस्ट दें? कैसे टेस्ट सीरीज को कैसे करना चाहिए? आपके पास 2 तरीके होंगे करने के। वन वुड बी ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, उसमें 30-35 टेस्ट होते हैं, सेक्शनल होते हैं। तो अगर पॉलिटी का कुछ टॉपिक है, आप उन टॉपिक्स को कवर कीजिए और आप टेस्ट दे दीजिए उसका, उस हिसाब से आपके टेस्ट भी होते रहेंगे और आपका टॉपिक्स भी कवर होते रहेंगे। बट जो मैं पर्सनली करता था कि आप कोई भी टॉपिक है वो पढ़ लीजिए आप, उसके बाद जब भी सब्सिक्वेंट टेस्ट आएगा उससे आधा दिन पहले जो भी वो टॉपिक्स हैं उनको आप सुपरफिशियली रिवाइज कर लीजिए। दैट वाज मोर बेनिफिशियल फॉर मी। बाकी ये कि टेस्ट सीरीज में स्टिक टू जस्ट वन टेस्ट सीरीज। जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके लिए मैं बोलूँगा थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि अगर आप एक ही का कर रहे हैं तो एंड में आपको ये फील होता है कि आपको हैबिट हो जाती है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं टेस्ट सीरीज से। तो जैसे मैं पर्सनली विजन आईएएस के मैंने थ्रू आउट द ईयर किए थे, बट जो मैंने फुल लेंथ टेस्ट थे वो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से किए थे, इनसाइट्स, फोरम आईएएस, जीएस स्कोर एटसेट्रा। तो उस चीज़ में थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। सो डॉक्टर स्टार, एज फार एज प्रीलिम्स गोज आई गेस हमने काफ़ी बातें कर ली, थोड़ा मेंस की बातें भी करते हैं। Prelims is definitely an exam which can stop you from becoming an IAS, but it cannot make you. Ultimately, exam means it. So, what wisdoms of pearls of wisdom do you have for the mains exam? कि एक बारी prelims हो जाता है, या फिर especially for those people who are not appearing this year. कुछ लोग शायद 2021 का दिमाग में लेके चल रहे होंगे और वो जिन लोगों ने बेसिक रीडिंग कंप्लीट कर ली, तो मेंस पे कैसे एफर्ट लगाएं, मेंस के आंसर राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें, ऑप्शनल पे क्या करें क्या नहीं करें। ऑल्सो प्लीज टेल अस ऑल्सो अबाउट योर ऑप्शनल, हाउ डिड यू चूज इट एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? ओके सर, सो कमिंग टू मेंस, मुझे लगता है जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन है दैट शुड बी इंटीग्रेटेड। आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप GS1 देखें तो सोसाइटी को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी टॉपिक्स एंड एक्सक्लूडिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाते हैं आपके। GS2 में भी पॉलिटी इज कवर्ड, GST में भी इकोनॉमी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाते हैं आपके। तो इन चीज़ों के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच रखिए, आप सेग्रीगेट कर दीजिए। जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो मेंस का कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि मेंस के टाइम पे ये रिवाइज करना है, जो मैं ऑमिट कर सकता हूँ ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स फेज। बाकी ये रहेगा मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज़ वेरी एसेंशियल। हम पर्सनली हमारा ग्रुप था एक हमदर्द स्टडी सर्कल में, वी यूज्ड टू राइट आंसर्स ऑलमोस्ट डेली। थ्रू आउट द ईयर नहीं हो पाता है, लेकिन फॉर अ मंथ और 2 हम डेली लिखते थे। उसके बाद वी यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, जो आपके टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स हो गया उस टाइम पे या कुछ, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है डेली आंसर राइटिंग। प्लस टेस्ट सीरीज़ को एक ज्वाइन कर लीजिए, जस्ट 1 टेस्ट सीरीज़, उसके आप रेगुलरली टेस्ट देते रहिए, उससे भी आपका रिवीजन होगा। और जो 3 आवर्स में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, वो चीज़ आपको जो स्पीड आपको पिकअप करनी है, स्पीड प्लस जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए आंसर की, वो भी मेंटेन करना है। तो उस चीज़ के लिए आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे फुल लेंथ। प्री से पहले भी आपको काफ़ी हद तक कवर करना पड़ेगा। वन थिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल इज डाउनलोडिंग द सिलेबस, गो थ्रू ऑल ऑफ द कीवर्ड्स, और हर एक कीवर्ड पे थोड़ा सा डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे इस बार GS1 का जो पेपर आया था उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनका मैंने कुछ स्टार्टिंग पोर्शन रिवाइज किया हुआ था,
तो उन क्वेश्चंस में मुझे सबसे कम टाइम लगा था आंसर में लिखने में ड्यूरिंग माई मेंस प्रिपरेशन। थोड़ा डेटा सबके लिए लिखिए, प्लस जैसे मैं और मेरे साथ एक और फेलो बैचमेट थे, हमने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन भी काफ़ी हद तक रेडी करके रखा हुआ था। फॉर इंस्टेंस जैसे अर्बन गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आ गया, हमें पता था कि लास्ट में जो कंक्लूजन है उसमें एक लाइन लिखनी है कि सिटीज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, फिर उस हिसाब से कुछ कंक्लूड करना है। तो वो चीज़ें आप थोड़ा रेडी रखिए, वो हेल्प करता है आपको इवेंचुअली। बाकी कमिंग टू दी ऑप्शनल सब्जेक्ट, माई ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ मेडिकल साइंस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड MBBS है तो इट वॉज कंपेरेटिवली ईजियर फॉर मी। Although the syllabus was very huge, prelims से पहले I guess more than half of the time was given to the optional subject only, and pre के बाद जो mains का time था around 3 months, उसमें से भी कोई more than 2/3 of the time was given to optional subject. Optional subject plus ethics plus essay, these are very important. अगर आपका रैंक आपको इम्प्रूव करवाना है तो इन चीज़ों पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। GS में आप प्री पे बहुत फोकस कीजिए, जो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा आपका मेंस में। जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इन सब चीज़ों का आपको टाइम नहीं मिलेगा मेंस में रिवाइज करने का। तो प्री में आप इतने अच्छे से कर लीजिए ताकि आप मेंस में एक दिन भी रिवाइज करें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रह जाए और आप आंसर लिख पाएँ इस चीज़ में। ओके, सो गाइस, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो है 500 मार्क्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड ऑप्शनल में जो है मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट भी रहता है, और अगर मेडिकल साइंस हो तो आई हैव हार्डली सीन एनी पर्सन, अगेन ऑप्शनल सब्जेक्ट की मार्क्स 500 होते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है अगर आपको 300 मार्क्स तक टच कर लें तो। और अगर आपने मेडिकल साइंस लेके सिलेक्शन ली है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मेडिकल साइंस लेके आपने सिलेक्शन ली है। और जितने भी डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो अपेयर हो रहे हैं, शायद यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज टेकन मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, सो अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ many people want to become IAS and जो भी ग्रेजुएशन में होते हैं या फिर अभी फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में 12वीं में होते हैं, तो उन लोगों को ऑब्वियसली प्रिपेयर, उनको पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। वो लोग बहुत ये चीज़ पूछते रहते हैं कि हम ऐसे क्या स्किल्स डेवलप करें इस दौरान। जब हम फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो वो बात की बात है, बट टिल द टाइम वी स्टार्ट फुल फ्लेज प्रिपरेशन, व्हाट स्किल्स शुड दे inculcate in their personality, be it answer writing skills or whatever, what would you suggest to them? सर, स्किल से पहले आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी जो ग्रेजुएशन में कर रहे हैं प्रिपरेशन 11th-12th में, उनको पता होना चाहिए कि सिविल सर्वेंट बनना क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होगी। और अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं आपको बनना है तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। दिस शुड कम फ्रॉम विद इन, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। स्पेशली अगर आप ग्रेजुएशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आप अपना जो आपका कॉलेज का टाइम है, जो आप फन कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, वो आप मिस करेंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा टाइम जो है वो डिवोट करेंगे इसमें। तो आपको अंदर से वो मोटिवेशन आना चाहिए। प्लस जो स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ हार्ड वर्क, वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसमें आप अगर कॉलेज में कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा आप रहिए फोकस। जो आपके करंट अफेयर है, एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, मंथली करंट अफेयर बीच बीच में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन एनी वे यू वॉन्ट बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर द एग्जाम जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा। साथ में अगर आपके जैसे आप आर्ट बैकग्राउंड से और आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस रखिए, सिलेबस को आप ध्यान में रखिए, वो टॉपिक्स जो हैं वो आप अच्छे से कवर करते रहिए, वो आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प करेगा, इवेंचुअली एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और थर्ड थिंग इज़ परसिवरेंस। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशन में करते हैं, उनको तो हेल्प करेगा फॉर श्योर, लेकिन फिर भी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो लोग बाद में कर रहे हैं प्रिपेयर आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो टाइम लगेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटिंग चीज़ों को ढूंढते रहना पड़ेगा, और हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ना ही सोचना है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, और ये भी नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हैविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस and being true to yourself, these are the very important things. I guess guys, this is something which is very important, जो हम लोग सब skip करते हैं। कभी कभार ऐसे एग्जाम में जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जैसे कि उन्हें बोला डॉक्टर असरार ने बोला कि true to yourself, being true to yourself is very important। कि इसका मतलब ये कि we have to be very clear कि क्या हमारी level of preparation उस level की है। You have to face yourself, introspect, अपने ऊपर रेगुलरली इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि इतने आवर्स ये दिन में मुझे इतना खत्म करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो यू हैव टू एक्ट ऑन इट। सो इसके अलावा कुछ पूछना है आपको?